नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सरदरिया जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 22वें चैप्टर जो है द लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म की जो नियम है उसका या कानून है उसके बारे में जानते हैं। लेखक लिखते हैं ये जो शब्द है बहुत ही सरल है, लेकिन इसका सरलता का मतलब बिल्कुल भी उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे समझ जाएंगे और अपने प्रैक्टिस में ले आएंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात ना कि केवल ज्ञान को जानना है, बल्कि उसको वास्तविक अपने जीवन में उसको यूज़ करना या असेम्बलेट करना या उसी के अनुसार जीना ही एक्चुअल हमारा टेकिंग होना चाहिए। ज्ञान हमें मालूम है कि ज्ञान है, बट जब तक हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ ना कर पाएँ तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जब भी महान लोग हमें ऐसे कानूनों के बारे में बताते हैं तो हमें बेहतर जीवन जीने की एक निर्देश या तरीका देते हैं, तुरंत उस कानून को हमारा मस्तिष्क उसको अपने चेतना में उतारता है। कई बार लोग इसका मजाक बना के रख देते हैं, मतलब इस तरह का जो चीज़ों को वो एक हास्यास्पद तरीके में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एक पुनर्जन्म का कानून को कोई भी आपका पढ़ के आपको आपके अपने पुराने जन्मों के बारे में बताए और सिर्फ अपने मतलब एक पैसे बनाने का एक तरीका बना लिया है, तो इस तरह के जो उन्नत शिक्षण है जो हमारी जो कल्चर ने हमें दी है, इसके बारे में हमें विश्वास भी हमारे दिमाग से हट जाता है, क्योंकि हम इस तरह के बाबा लोग जैसे जो बताते हैं हमारे जो पिछले जन्मों का रहस्य वगैरह, वो अधिकतर सच भी नहीं होते। बट कई बार लोग सच भी बताते हैं, तो लेकिन इस तरह का महान शिक्षण को हमें इस तरह उसको बाजार में उतरना नहीं चाहिए जो लेखक लिख रहे हैं। वैसे कई अच्छे लोग भी हैं और लेखक उन्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन महान सिद्धांतों को लेना और उसका मजाक बनाना उचित नहीं है। इसमें एक खतरा है जिसमें हमारे जो अंतर्ज्ञान को हम सही रूप से नहीं ले पाते, फिर हम उसको अस्वीकार करते हैं कि मैं इसको नहीं मानूंगी या मैं इसको नहीं मानती। इस तरह का विचार हम में स्टार्ट होता है। आइए फिर लेखक लिखते हैं पुनर्जन्म की जो शिक्षा है वो क्या है उसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं। पुनर्जन्म का नियम को समझने के लिए हमें मानव रचना के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी कि मनुष्य क्या है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक शरीर है और जिसे हम अपने शरीर को यूज़ करते हैं। जब हम शरीर से कहते हैं कि ऐसा करो, वह तुम इस तरह से रहो, या ये देखो ऐसा करो, या ये चीज़ करो, इसका मतलब हम अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपने शरीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। मतलब मैं बॉडी को बोल रही हूँ कि अभी बाहर जाओ, मार्केट जाओ, ये जाओ, वो करो, तो मैं नेचुरली मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ मेरी बॉडी को काम करने के लिए, तो मैं बॉडी नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका शरीर भी आपका उपयोग करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको उसको आपका शरीर बोलता है मुझे ये खाना है, मुझे वो पीना है, मुझे उस तरह से ड्रेस होना है, तो जब हम उस तरह के आदतों के शिकार हो जाते हैं, मान लीजिए किसी तरह का जो नशे का सेवन करते रहते हैं, फिर बॉडी डिमांड करता है कि मुझे वही चाहिए, तो हम उसके स्लेव बन जाते हैं। तो इस तरह से या तो हम बॉडी का यूज़ कर रहे होते हैं या फिर बॉडी हमारी यूज़ कर रही होती है। तो इसमें एक डुअलिटी सा आता है, जो इसका मतलब यह है कि आप ये क्लियर हो गया, इसका मतलब यह है कि आप बॉडी नहीं हैं, मतलब हम फिज़िकल बॉडी नहीं हैं, और या तो हम शरीर से या अपने शरीर को इस्तेमाल करते रहते हैं। शरीर का रखने का उद्देश्य क्या है, मतलब लेखक लिख रहे हैं अभी तो ये हमने समझ लिया कि हम बॉडी नहीं हैं, हम उसका यूज़ करते हैं, लेकिन शरीर रहने का ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग द बॉडी। इसका मतलब ये है कि हमें ये फिज़िकल वर्ल्ड में कांटेक्ट में बनाए रखता है, मतलब फिज़िकल वर्ल्ड से हमारी जो कांटेक्ट है, क्योंकि हम अगर फिज़िकल वर्ल्ड नहीं इसी फिज़िकल प्लेन में आना है तो हमें फिज़िकल बॉडी चाहिए, और दुनिया में हम अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को, जो फिज़िकल प्लेन में जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ रहती हैं, हम उनका सही तरह से पालन कर सकते हैं। लेखक लिख रहे हैं शरीर को स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जावान होना चाहिए। तो यदि आपके शरीर को दुरुपयोग करेंगे
तो उसमें समस्याएं पैदा होगी। पहली बात, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें शरीर को खुश, स्वस्थ और वास्तव जीवन में गतिशील होना चाहिए, ताकि हम अपना बॉडी का यूज़ करके अपने पर्पस के हिसाब से हम उस शरीर को हम यूज़ कर पाएँ। इसी वजह से ही हमें ये बॉडी मिली है। तो अगर हम शरीर को नियंत्रण करते हैं तो हम मतलब हमारे अस्तित्व बनी रहती है। पर अगर हमारा शरीर हमारा नियंत्रण कर रहा है, मतलब बॉडी मुझे कंट्रोल कर रहा है, फिर हम उस बॉडी के कॉन्शियसनेस में ही खो जाते हैं, मतलब बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स में ही हम खो जाते हैं। यदि ये सेम कंडीशन जो हम जैसा अभी हमने बॉडी के ऊपर बात किया, एग्जैक्टली यही हमारी इमोशनल प्लेन में भी हमारी यही लॉ लागू होती है। अगर हम अपने भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो हमारे भावनात्मक शरीर, भावनात्मक प्रकृति और हम नहीं हैं, मतलब मैं मेरे इमोशनल जो भी मेरी इमोशंस हैं, मैं उनसे अलग हूँ। ये क्योंकि इसका मैं यूज़ करता हूँ, मतलब मेरे अंदर जो भी भावनाएं हैं उसका मुझे इस्तेमाल करना है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि ये हमारा जो इमोशनल जो तंत्र है या मैकेनिज़्म है वो हमारा यूज़ कर रहा होता है। जैसे अभी कोई एक चीज़ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो बुरा लगने का, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, एक के बाद एक इमोशन स्टार्ट हो जाता है। तो उससे कई बार हम इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, कई बार इमोशंस हमें कंट्रोल करती हैं। तो इस तरह से हम जब अगर अगेन, तो ये इसका मतलब ये है कि हम अपनी इमोशनल बॉडी नहीं हैं, मतलब हमारा जो हम ये एक हमारे लिए मैकेनिज़्म है, जो हमारी बॉडी भी एक मैकेनिज़्म है और हमारी जो इमोशंस भी एक मैकेनिज़्म है या फिर एक डिवाइस है हमारा। हमें अपनी डेली दिनचर्या चालू रखना है, जैसा दिनचर्या को हमें मेंटेन करने के लिए ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। और हम हमेशा लेकिन हमें हमेशा ही अपने भावनात्मक शरीर का मालिक होना होगा, क्योंकि जब तक हम भावनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे तो भावनाएं हमारे ऊपर हावी होती रहती हैं। मान लीजिए किसी को नफ़रत करती हूँ, तो वो नफ़रत अगर मैंने अभी किया है किसी चीज़ से कि या किसी आदमी से अगर मैंने नफ़रत किया है, तो ये नफ़रत सदियों तक चलता रहेगा, मतलब हर जन्म में मेरा वही रिलेशनशिप चलता ही रहेगा। हम अब तक समझ चुके हैं किस तरह का हमारा लाइफ चलता रहता है। तो ये जो नफ़रत अगर फेस चल रहा है तो बस नफ़रत 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 चलेगा। नफ़रत चलेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या पैदा करेगा, वो नफ़रत करते रहेंगे तो फिर आ जाएगा आपके पास जेलसी आ जाएगी, फिर क्या आएगा, डर आ जाएगा, गुस्सा आएगा, फिर क्या होगा, एंजाइटी बढ़ी रहेगी। मतलब ये जो चीज़ें एक 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 ट्रैप के जैसे ही फंसते जाते। तो हमें क्या कहना होगा, हमें अपनी भावनात्मक शरीर को बोलना है, इमोशनल मैकेनिज़्म, मुझे ये आप ये हेट्रेड को बंद करना होगा। आपको जो घृणा का या हेट्रेड का फीलिंग है उसको बंद करना होगा। ये हेट्रेड से कुछ भी नहीं होता, बस मैं ही जल जाती हूँ। मतलब ये जो अवेयरनेस, हमारी अवेयरनेस या जो हम शरीर से अलग करते हैं उसमें ही हम जल जाते हैं। तो फिर ऐसा तो हमने अभी जाना कि हम शरीर भी नहीं हैं, हम इमोशनल बॉडी भी नहीं है और हमको कंट्रोल भी करना है। पर हम कई बार तो जैसे समझे कि बॉडी से भी कंट्रोल हो रहे हैं, फिजिकल बॉडी से भी और इमोशनल बॉडी से भी कंट्रोल हो रहे हैं, तो अब करें तो क्या करें। हमें लेखक ने यहाँ पे एक फॉर्मूला तो नहीं बोलूँगी, सिंपल एक्सरसाइज है बट करना मुश्किल है दोस्तों। उन्होंने एक बताया है एक रास्ता कि हमें बोलना होगा कि मान लीजिए हम बॉडी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, शरीर मैं मतलब हमारा शरीर मान लीजिए हमें वॉक करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए और बॉडी को आलस आ रहा है, वो करना नहीं चाह रहा है, तो हमें बॉडी को इंस्ट्रक्शन देना होगा, मैं जानती हूँ तुम्हें आलस आ रहा है बट तुम्हें अभी वॉकिंग करनी होगी या तुम्हें एक्सरसाइज करना होगा। तो जब हम इस तरह का रखते हैं, मतलब मैं अगर अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मतलब मेरा मालिकाना सत्व बना रहता है, मैं उसके अंदर कंट्रोल में नहीं हूँ। वैसे ही अगर कोई इमोशंस हैं तो मुझे भी उसको भी निर्देश देना होगा कि इस तरह से ये जो अभी जो आपका फीलिंग्स चाहिए वो फीलिंग्स मुझे नहीं चाहिए, उस हिसाब से मेरे थॉट्स भी क्रिएट होते हैं।
तो वो फीलिंग्स या वो इमोशंस मुझे नहीं चाहिए। ये इमोशंस को अभी के अभी बंद करो। मतलब खुद को हमें अपने फिज़िकल बॉडी से और अपने जो इमोशनल मैकेनिज़्म से हम खुद को अलग करना होगा। ये एक बहुत सरल अभ्यास है, लेकिन ये करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ये इससे जो हम करते हैं तो कई बार हम गिव इन कर जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो इससे अगर हमें ये एक कंटिन्यूड प्रैक्टिस जारी रखें तो कुछ समय बाद यहाँ पे एक क्लीवेज या एक विभाजन शुरू होता है खुद में और अपने शरीर में, खुद में और अपनी मानसिक विचारों में एक विभाजन शुरू होता है। और लेखक लिखते हैं ये बिल्कुल भी अस्वस्थ विभाजन नहीं है, बल्कि ये एक स्वस्थ विभाजन मतलब ये जो डिवीज़न हो रहा है ये एक हेल्दी डिवीज़न है। क्योंकि जब आप अपने शरीर से बाहर निकलते हैं और अपने शरीर को नियंत्रण करते हैं तो अपनी भावनाओं में नहीं खोकर आप भी अपनी भावनाओं को भी आप नियंत्रण कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, हम बार बार धरती पे वापस आते रहेंगे और मतलब हमको जब तक हम ये लर्न ना कर लें कि हम शरीर मैं तुमसे अलग हूँ, मेरे इमोशनल मैकेनिज्म मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मतलब जब तक हम खुद में वो चेंजेस ना लाएं तब तक हमें इस धरती पे बार बार आना होगा। हम में से अधिकांश जब मतलब एक हम जैसे हमने बताया कि वो नफ़रत करते रहते तो ईगो तक वही चलता है। एक रिलेशनशिप बन गया जिस तरह का भी हो, कोई भी नेगेटिविटी का कोई रिलेशन किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ से बन गया तो उस तरह का ही वो हम बहुत सारा समय हमारा उसी में ही नष्ट होता है। तो वही चीज़ों में ही पूरा करने के लिए हम बार बार धरती पे अवतरित होते हैं। लेकिन जब हम अपने भावनात्मक शरीर और अपने भौतिक शरीर को जब हम उसके ऊपर मालिक बनते हैं, मतलब उसके ऊपर हम हमारी जो ओनरशिप रहती है, जब हमारी बातें हमारा शरीर और हमारे मन माने तो हम इसमें से बाहर आ पाएंगे। तो हमें क्या कहना होगा दोस्तों शरीर और मन को, देखो मैं तुम्हारे मालिक हूँ और मैं नहीं चाहती कि अभी आप नफ़रत करो या फिर कोई अस्वस्थ चीज़ें आप खाना खाओ या फिर कोई अस्वस्थ चीज़ शरीर के लिए रखो, क्योंकि हमें ये शरीर और ये जो इमोशंस या मेंटल बॉडी है हमें चाहिए इस धरती पे अपने जो पर्पस को पूरा करने के लिए हमें ये चाहिए होगा। तो हमें इस तंत्र पे स्वामित्व होंगे, ना कि इसके नियंत्रण में। तो जब तक हम इसको एक अनुशासित करते हुए अपने जीवन में हम जब ये चेंजेस लाते हैं, एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम खुद को परिष्कृत कर रहे हैं और मतलब खुद को क्लेंजिंग जो टाइम टू टाइम हम अपने इस तरह से जब हम चीज़ों को हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं और हम उसमें अचीव हो जाते हैं, अचीव कर पाते हैं ये चीज़ को, तो हम अपने आप को क्लेंस कर रहे हैं और अपनी प्योरिटी को बढ़ा रहे हैं। तो हमें हमेशा ये महसूस करना होगा कि ये जो भौतिक जीवन हमें दिया गया है एक महान जीवन का हिस्सा है। मतलब मैं अभी पद्मजा बात कर रही हूँ तो ये जो जीवन का एक छोटा सा हिस्सा जो मेरी नज़रों के सामने है कि मैं कल पैदा हुई थी और मैं आने वाले कल में कभी मरने वाली हूँ, लेकिन मेरा जीवन बस इतना नहीं है, एक महान जीवन एक दिया गया है जिसका ज़्यादातर हिस्सा मुझे पता ही नहीं है। मतलब मैं बार बार इस धरती पे अवतरित हुई हूँ, भले ही कौन से रूप में आई हूँ पर अवतरित हुई हूँ, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। लेकिन हम धीरे धीरे अपनी पहचान को जब हम वापस लेते हैं, हम अपने शरीर और अपनी भावनाओं का मालिक बन रहे होते हैं। तो कई बार हम सदियाँ लाखों वर्षों तक हम अपने ये संपर्क को हम समझ पाते हैं। मतलब एक्चुअल क्या हुआ था दोस्तों, बहुत लाखों वर्षों पहले हमारे भीतर एक डिवाइन स्पार्क आया था जिससे हम नीचे आए और ख़ुद को पहचानने लगे भौतिक शरीर के साथ। मतलब उस डिवाइन स्पार्क से अलग होते 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 हम फिज़िकल बॉडी में आए। तो जब तक हम फिज़िकल बॉडी में पहुँचे तो हमारी स्मृति हमने खो दी है, मतलब हमारी मेमोरी, हम जो डिवाइन स्पार्क से आए थे वो उसकी मेमोरी हमारे में से वाइप आउट हो गई है। तो हमारे पास उसकी मेमोरी नहीं है, हम खुद को बस अपने बॉडी या अपनी माइंड के साथ ही हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
तो दोस्तों इस प्रक्रिया का समय आ गया है कि हम इस प्रक्रिया को उल्टा करें, ताकि धीरे धीरे हमको खुद को अपने शरीर और भावनात्मक शरीर और मानसिक शरीर से भी हमको अलग होना होगा। जब हम ये अलग कर पाएंगे तभी हम अपने खुद के एक जो स्वरूप को हम जान पाएंगे, जो आत्मज्ञान है जिसको हम कहें, उसको हम सही तरह से जान पाएंगे, तभी हमारे सच्चे स्वरूप को हम देख पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में मानसिक शरीर के बारे में लेखक ने और क्या बोला है हम आगे देखेंगे। तो तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।